दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर किरामा सदर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आप जानते हैं कि मैं अपनी ख़बरों में, अपनी वीडियो में वो बातें लेकर आता हूँ, वो ख़बरें लेकर आता हूँ जो आपके काम की होती हैं और उसके साथ साथ आपकी अवेयरनेस के लिए, आपकी सतर्कता के लिए उन बातों को उठाता हूँ जो आम आदमी के जीवन में किसी वक्त भी आ सकती हैं। इस क्लिप के अंदर भी मैंने वही बातें उठाई हैं, वही बातें बताई हैं। सबसे पहले इस क्लिप में आप देखेंगे कि आज भी सीधे साधे लोग जो है तांत्रिकों के ऊपर किस तरह से विश्वास करके अपने घर में घुसेड़ लेते हैं और उनसे तंत्र मंत्र की विद्या के ज़रिए ख़जाना उनसे तलाश करवाते हैं। यानी वो तो उनको मोटिवेट कर ही लेते हैं कि हम किस तरह से क्या करेंगे, लेकिन हमें भी इतनी अवेयरनेस है, हमारे अंदर भी इतनी जागरूकता होना चाहिए कि कैसे किसी की तंत्र मंत्र की विद्या से कहीं से कोई ख़जाना निकल आएगा। इसमें सबसे पहले वो देखेंगे, उसके बाद मैं आपको इसमें एक फलिहारी बाबा से मिलवाऊंगा जिन्होंने बताया है कि रोटी का सेवन कम कीजिए, फलों का सेवन ज़्यादा कीजिए। उनको पूरा सुनिए, उत्तरांचल के हैं, बहुत काबिल शख्सियत हैं। और इसके बाद आज़म खां का वो अंदाज़ आप पहली बार देखेंगे जब से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ है कि दोबारा से उनके अंदर ये ताकत कहाँ से आई कि गाड़ी रोकने के बाद में एक बड़े पुलिस अधिकारी के एकदम मुंह पर जाकर उन्होंने जिस तरह से बातचीत की तो उससे लगता है कि उन्हें कहीं से कोई ताकत मिली है, संजीवनी मिली है। वो कैसे मिली है, क्यों मिली है, वो भी देखेंगे। बस बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ। यदि आपके पास कोई खबर है, कोई सूचना है, कोई प्रताड़ना है तो मेरे नंबर 9456269712, एक बार और 9456269712 पर मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपकी खबर अगर आप कहेंगे तो मैं उसको ज़रूर दिखाऊंगा और आपको इंसाफ भी दिलाने की कोशिश करूंगा। पहले आप इन भोले भाले चेहरों को देख लीजिए। ये हैं शाइस्ता और ये हैं इनके पति इरफान खां। इन दोनों मियाँ बीवी को कुछ ठगों ने ये कहकर ठगा है कि इनके घर में बेशुमार ख़जाना है, अगर ये कोशिश करेंगे तो वो ख़जाना इनको निकाल के दे देंगे। देखिए क्या है पूरा मामला इस स्टोरी में। शिमनी खां तथा मुजीब कमाल उर्फ निक्की बाबा को कोतवाली पुलिस ने धर दबोचा। तंत्र मंत्र के नाम पर इन्होंने एक घर से 4,03,000 रुपये की ठगी की थी। इन्होंने उनसे कहा था कि आपके घर में बेशुमार ख़जाना है और एक नमूने के तौर पर अशरफी भी निकाल के दिखाई थी। उसके बाद वो पूरी तरह से इनके झांसे में आ गए थे और धीरे धीरे करके इन्होंने लाखों रुपए की रकम उनसे ठग ली थी। जब उनके पास से सारे रुपए ख़त्म हो गए और उन्हें लगा कि उनके साथ में ठगी हो गई है तो वो पुलिस के पास पहुँचे और पुलिस ने अपना काम करते हुए इन लोगों को गिरफ़्तार किया। पुलिस के सामने इन्होंने बताया कि हाँ, हमने ठगी की थी, हम कुछ तंत्र मंत्र नहीं जानते हैं। जब इनसे पूछा कि आखिर 7 माह बाद क्यों उन्होंने शिकायत दर्ज कराई तो पता चला इन्होंने उन्हें ये धमकी दे रखी थी, यह डरा रखा था कि अगर आपने किसी से कहा या पुलिस को बताया तो इस मटके में से जिन निकलकर आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। दोस्तों, आज भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और ख़जाने के चक्कर में पड़कर जो कुछ अपने पास जमा पूंजी है वो भी बर्बाद कर देते हैं। एडिशनल एसपी रामपुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कोतवाली की रहने वाली है। इनके घर पर इनका एक निकट का रिश्तेदार आया, रानू, अपने साथ जो है सिडनी को लेकर आया। इसमें असरफी माल दबा हुआ है तो वो हम निकाल लेंगे। हमारे पास इस तरह का एक बाबा है। तो सिडनी ने, रानू ने मुजीब कमाल से संपर्क किया। मुजीब कमाल यहीं के रहने वाले ये बच्चों वाले आदमी हैं। तो ये तीनों लोग गए उनके घर में और इन्होंने कहा इसमें माल दबा है और ये घड़ा है, इसे हम दबा देते हैं। जो भी माल होगा घर का कहीं पर भी दबा होगा तो इस घड़े में आ जाएगा। तो शाइस्ता जो है इनके करीब में आ गई और उसने वो घड़ा दबा दिया। लेकिन ये सिर्फ पैसे देते हैं इस काम के बदले की तुम्हें असरफी मिलेगी, पूरा घड़ा भर जाएगा तुम्हारा असरफी से, पैसा देते हैं। तो इन लोगों में से 3 उनमें से 2 गिरफ्तार हुए हैं। जो रानू शाइस्ता था वो भी बरामद किए हैं। बाबा और सिमी इनसे 1 लाख रुपया बरामद किए हैं और जो रानू है उसकी गिरफ्तारी होने पर उस लाख और बरामद होगा। तो
ना कोई इस तरह की सुन कर कोई बताया जा सकता है कि कहीं माल दबा या नहीं दबा है। निश्चित रूप से इन्होंने ठगी करने का प्रयास करेगा। ये भी इनसे पूछताछ जारी है और पहले ठगी का मामला नहीं होगा। तो ये रानू कहाँ का रहने वाले हैं? ये भी नहीं किया है। तो 7 महीने बाद ये 7 महीने का उसने समय दिया था ना, जो बाबा है ये दिया था 7 महीने में इसे दबाए रही और 7 महीने इसमें असर भी निकल जाएगा जो जान जो भी माल घर में दबा। और लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा जनता से कि इस तरह की फरेब में आए। इस तरह से सुनकर कहीं पर पैसे का नहीं पता चलता है और खाली घड़ा कहीं पर भी कभी भी ऐसा से नहीं भर सकता। वो इन ठगों ने ही बताया कि ये ऐसा कुछ। सर पुलिस ने शिकायत करने पर ये भी कहा था कि 24 घंटे में परिवार। हाँ, ये तो डराते रहे थे उसे कि उनका बता सकते हो ना, नवाबी कोतवाली है और कहीं ना कहीं नवाबी कोतवाली क्या पता कुछ। ये पहले भी कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना चुके हैं क्या? अच्छा, तुम तो घर में भी यही काम करते हो क्या? घोड़े गाड़े पे क्या रखे हो? सब घोड़े बता दीजिए अगर कुछ ना हो तो फिर आपको ट्रायल पर ले लें हम। फिर तो बाद इधर जमा दीजिए तो थोड़ा सा आपके घर में कोई ठगी थी है विशुद्ध रूप से। क्यों जी? बिल्कुल ठगी थी है ना, ऐसा खजाना बता सुन को पता कर लेते हैं। ये हैं बाबा बलबीर सिंह, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनके पीछे जो झील देख रहे हैं ये नैनीताल झील है। इन्हें फलिहारी बाबा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इन्होंने अन्न को त्याग दिया था और फलों के ऊपर रहे थे। अब ये एक वक्त का सिर्फ खाना खाते हैं और उसके बाद इनका पूरा जीवन फलों पर गुजरता है। इन्होंने बताया है कि अन्न छोड़ने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और फल खाने से क्या क्या फ़ायदे हैं। इनका जीवन जो है आम जनता के लिए समर्पित है। ये सोशल वर्कर हैं, लोगों के काम आते हैं। नैनी प्रोजेक्ट झील के अंदर में काम कर चुके हैं, पेशे से इंजीनियर हैं। मिली है इनसे कि और क्या क्या ख़ास बात है। 81 में सिविल इंजीनियरिंग से मैंने डिप्लोमा किया था। इसके बाद मेरी नौकरी मेरठ में लगी। पहली पोस्टिंग मेरी मेरठ में थी। 18/12/1981 को मैंने वहाँ ज्वाइन किया था सिविल इंजीनियर के पद पर। मेरठ के बाद फिर मैं झांसी रहा 5 साल। झांसी के बाद मथुरा के बाद फिर नैनीताल आया था 94-95 में, जब ये उत्तर प्रदेश में था। हाँ, उत्तर प्रदेश में था। ये हमारा जिला जहाँ पर हाई कोर्ट है, यहाँ पर हमारा कार्यालय हुआ करता था, जिलाधिकारी। उस समय यूडी चौबे सचिव हुआ करते थे झील विकास प्राधिकरण के। इसके बाद फिर मैं बरेली चला गया। 5 साल में बरेली रहा और जब बरेली में मेरी तैनाती थी तो ये उत्तराखंड जब यूपी से अलग हुआ 2000 में, तो मैंने अपनी स्वेच्छा से उत्तराखंड आने का विकल्प दिया और सरकार ने मेरे विकल्प को स्वीकार करते हुए मेरी जो ज्वाइनिंग उत्तरकाशी गंगोत्री में की। जी ये बताएं, तो आप लगातार सेवा दे रहे हैं और नैनीताल में कितने वर्ष हो गए आपको झील विकास प्राधिकरण में डिप्टी इंजीनियर के रूप में? गंगोत्री के बाद मैं हरिद्वार रहा। हरिद्वार के बाद फिर मैं देहरादून चला गया। 3 वर्ष में देहरादून रहा, दून वैली में। उसके बाद फिर 1 जुलाई 2014 को मैं नैनीताल में झील विकास प्राधिकरण में आया और तब से आज तक नैनीताल झील विकास प्राधिकरण में कार्यरत हूँ। तो ये बताएं बलबीर सिंह जी, आप फलाहारी बाबा के रूप में भी लोग कहते हैं आपको, आप सरकारी सेवा भी कर रहे हैं और जो फलाहारी बाबा की कहानी है उसको विस्तार से बताएं और आजकल इसकी आवश्यकता क्यों है, पूरा लंबा चौड़ा विस्तार से बताएं। फलाहार की जो कहानी है वो इस प्रकार है कि जब मैं गंगोत्री में गया था तो मैं थोड़ा मथुरा से भक्ति लाइन में जुड़ गया था और मेरी इच्छा थी मैं हवा पानी आग पे जीवन गुजारूं। तो उस समय मेरी उम्र के हिसाब से जो वहाँ के स्वामी विवेकानंद जी थे, ईसावासी आश्रम के महामंडिया मतलब, तब उनके अनुरोध पर कहने पे मैं फलाहार पे रहा। 6 साल मैंने फलाहार पे जीवन गुजारा, तब मेरा नाम फलाहारी बाबा पड़ा। तो ये बताएं, जो फलाहार है
आप बिल्कुल जो रोटी है वो ग्रहण नहीं करते बिल्कुल? इसका जो मूल कारण है, इसके लिए हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा है, पहले भी मना किया था जी, कि वहाँ तो आदम और हवा को ले डूबा, यहाँ सारे इंसानों को ले डूबा रजक का एक दाना, इसी के लिए मना किया था ये मत खाना। और अन्न की टन है, अन्न बिना अन्न बने, ब्रह्मचारी और भूख, जरा से अन्न के कारण बिगड़ जाते हैं रूप। जी, घिस गए दांत, आंतड़ियाँ कमज़ोर हो गईं, रोटी खाते खाते, रोटी को कोई नहीं खा पाया, रोटी सबको खा गई। अन्न से ही सारी बीमारियां होती हैं, अन्न से सारे विकार पैदा होते हैं। तो अन्न के त्यागने से आपके शरीर में निरोगता आती है, फलाहार से भी निरोगता आती है, सारी बीमारियों से आदमी बच जाता है, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये बताएं आप कितने साल हो गए इस समय आपको टोटल फलाहारी होते हुए? फलाहार पर मैं 6 साल रहा, उसके बाद फिर 14 साल हो गए मुझे। मैं एक टाइम भोजन करता हूँ दिन में 24 घंटे में, दोपहर को लगभग 1-1:30 बजे के आसपास, सुबह शाम मैं नहीं खाता हूँ। तो ये बताएं, कई रचनाएं भी हैं आपकी, हमें रचनाएं सुनाएंगे आप अपनी? हाँ, कुछ कविताएं लिखी मैंने, बच्चों पे लिखा, स्त्रियों पे लिखा, साधु संतों पे लिखा, समाज पे भी लिखा। तो ये लेखन की विधा कैसे आई आपके मन में? ये अंदर से कुछ भावना हुई, मैं मथुरा से भक्ति लाइन से जुड़ा जी, गुरु शरण में आया और गंगोत्री में जाकर के मुझे ज्ञान मिला। तब से मेरे को हर व्यक्ति को परमात्मा ने 8 अंग दिए हैं, जिसको हम अष्टांग बोलते हैं। तो 8 अंगों का प्रयोग करके हम पूजा, इबादत, ध्यान, योग, समाधि कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति मंदिर जाता है तो अपने पैरों से चल के वहाँ जाता है, वहाँ जाकर के वो 2 घुटने टेकता है, 2 कोहनी टेकता है, मस्तक और नाक को पृथ्वी पर नमन करता है और ध्यान परमात्मा का करता है। इसी प्रकार यदि कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति मस्जिद जाता है तो वो भी अपने 2 पैरों से चल के जाता है, वहाँ जा कर के 2 घुटने टेकता है, कोहनी टेकता है और मस्तक और नाक को पृथ्वी पर, ज़मीन पर सजदा करता है और ध्यान अल्लाह का करता है। इसी तरह कोई भी सरदार यदि गुरुद्वारे जाता है तो वहाँ पर भी यही क्रिया होती है, 2 पैरों से चल के जाता है। दोस्तों, बहुत दिन के बाद आज़म खां को राहत मिली है, या ये कहना चाहिए कि उनके लिए कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं। नंबर 1, कोर्ट से वो बरी हुए हैं, और नंबर 2, जिस व्यक्ति ने उनके ऊपर मुकदमा किया था उसने वो वापस ले लिया है और ये कहा है कि तत्कालीन डीएम ने उससे ये मुकदमा करवाया था। उसके बाद सपा का डेलीगेशन रामपुर पहुंचा, और रामपुर पहुंचने के बाद में ज़िलाधिकारी से मुलाकात की और कहा कि आज़म खां के ऊपर जो पुलिस जुल्म व सितम कर रही है, या पुलिस प्रशासन की तरफ से जो जुल्म हो रहे हैं, उनको बंद किया जाए। इसके साथ ही उस डेलीगेशन ने मेमोरेंडम दिया, ज़िलाधिकारी को ज्ञापन दिया और उनसे बहुत सी मांगें की। आज़म खां बहुत खुश दिखाई दिए इन सब से, क्योंकि अब तक आज़म खां के लिए कोई ना तो डेलीगेशन आया था और ना ही किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया पार्टी की तरफ से दिखाई गई थी। इस तरह से जो पार्टी की तरफ से ये प्रतिक्रिया दिखाई गई है, उनके हमदर्दी में जो लोग उतरे हैं, इसने सभी को इस ताज्जुब में डाल दिया है कि एक साथ में ये सारे काम आज़म खां के फेवर में कैसे आ गए। ये भी देखा गया है कि आज़म खां जब कार से वापस आ रहे थे तो बापू मल के नीचे जब सीओ सिटी अपने तमाम दलबल के साथ में मौजूद थे, एसएचओस भी मौजूद थे वहाँ पर, तो आज़म खां ने गाड़ी रोकी और सीओ से जाके वार्तालाप की। और जो अंदाज़ था उनका सीओ से मिलने का, वो ऐसा लगता था कि उनका पुराना अंदाज़ वापस आ गया है। उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था, वो ये लग रहा था कि उन्हें कहीं से कोई ताकत मिली है, जिसकी वजह से वो आज इस तरह से पुलिस का सामने अपनी बात लेकर पहुँचे हैं वहाँ पर। आज़म खां ने जो सीओ सिटी से बातचीत करी वो तो आप आगे सुनेंगे। उन्होंने कोतवाली इंचार्ज से ये तक पूछ लिया कि हु आर यू, जिसके जवाब में उन्होंने जो भी कुछ कहा वो भी सुनेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि आप तंज़िया कहा कि बहुत अच्छा मुस्कुराते हैं। जो बातचीत हुई वो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो यही खड़े हो रहे हैं कि अचानक ये सारी मेहरबानियाँ आज़म खां के ऊपर कैसे हो रही हैं और इसके पीछे क्या राज है या क्या कुछ होने वाला है। बहरहाल जो भी कुछ होगा वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं होगा बहुत दिलचस्प।
ऐसा 27 आदमी जाएंगे बस। जब तो नहीं जा रहा है। And you? Who are you? I am Tehran। भाई आप भी माशाल्लाह क्या मुस्कुराते हैं। आपसे सीखा है, आपसे सीख लिया हमने भी। नहीं सड़क पर कोई चलेगा नहीं। समाजवादी ने जो फरमाइश किया था पहलवान एहसान याद है। एहसान तो क्या पहलवान थे। हवा एक नहीं रहेगी, हवा एक थी। एहसान याद नहीं। एहसान तो जुड़ा चलो नहीं एहसान उस तरह हो सकता पर मतलब खेल में कोई एहसान है। हम मानते हैं, हम अपने बड़ों का एहसान मानते हैं। अब हमसे कोई नाराजगी हमने क्या कर दिया? तो मैं तो आपको इतना सुंदर बता रहा हूँ। हम हमारी तरफ से तो कोई हम क्या कर सकते हैं? हमको वो तो आपके कारनामे तो मोबाइल में है। जो भी वो चला बातों से क्या आपकी बहुत इमेज को अच्छा बना रहे हो आप, या सरकार की इमेज को बहुत अच्छा बना रहे हो? कौन पसंद करता है? वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।